हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आप लोगों को एक मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है। तो ये मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो देखते हैं क्या है इस पेपर में। स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर। यहाँ पर सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखिए। 3 घंटे का ये पेपर है, 80 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है कि 5 सेक्शन है, ABCDE। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, उनकी वेटेज क्या है, वो सब आपको यहाँ बता रखी है। सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। कहीं पर भी आपको फिगर बनानी हो तो नीट एंड क्लीन आपको वो फिगर बनानी है। और अगर पाई की वैल्यू कहीं यूज़ करनी है तो वो 22/7 यूज़ करेंगे। अगर लिख के नहीं दिए तो 3.14 लिखे तो आप वही यूज़ करोगे। कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगी। अब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th का अभी, तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। इसी पैटर्न पे पेपर आएगा, तो बिल्कुल अच्छे से आप इस पेपर को करके ज़रूर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं हम अपने। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज दिस देन द अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस इज एट। तो एक सर्कल का डायमीटर दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है। आपसे कह रहा है अगर उसका एक एंड पॉइंट आपको दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो दूसरे एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बताओ, और वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ वाई की वैल्यू आपकी 0 होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर एक वो सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने अपना वो डायमीटर बना लिया, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया। ये मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन था। इसका एक पॉइंट मुझे एंड पॉइंट गिवन है -4 और 0। दूसरा एंड पॉइंट मुझे निकालना है, पर वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू वहाँ 0 होगी। तो मैं इसमें ईजिली अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पर क्या बोलता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। उसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ पर 6 हो गया। x2 - x1 का होल स्क्वायर ये हो गया आपके पास, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 ही है हमारे पास दोनों केस में। ये 6 ऐसी है, यहाँ पर आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, x + 4 बचा। तो फाइनली x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। कोऑर्डिनेट आपने लिए थे x और 0, तो 2 और 0 आपका बी इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 11/24। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। एक इवेंट के होने के चांसेस आपको दे रखे हैं 11/24 है, तो ना होने के बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, ना होने के कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस करके ही निकालते हैं। तो 1 माइनस आपके पास आ जाएगा 11/24। तो 24 - 11 डिवाइडेड बाई 24। मैंने यहाँ पर क्या किया, बेस को सेम कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 11/24 था हमारे पास। तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, आंसर आ गया 13/24। ना होने के चांसेस आ गए, डी इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमें पता है कि डी हमारे पास क्या होता है, A2 - A1 होता है। पहले हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया। अब A2 की अगर मैं बात करूँ -1 है, और A1 भी -1 है, दोनों ही मेरे पास -1 है। तो -1 ये दोनों माइनस मिला के प्लस हो गए, आंसर मेरे पास 0 आ गया। तो इनका कॉमन डिफरेंस है 0। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ cot 45 अपॉन sin 30 प्लस cos 60। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो आंसर नंबर 4 है हमारे पास, cot 45 है, फिर आपके पास यहाँ पर है sin 30 और दूसरा है cos 60। तो देखो इनकी वैल्यूज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो cot 45 अगर आप यहाँ पर देखो तो वो आपके पास 1 होता है, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है। sin 30 1/2 होता है, और cos 60 भी 1/2 होता है। तो 1 + 2/2 हो जाएगा, कट होके ये भी 1 हो गया। 1/1 आपका आंसर आ गया 1। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है,
द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। फिर दोबारा चैप्टर नंबर 7 का एक क्वेश्चन आ गया, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, आपको रिलेशन बताना है। पहले हम यहाँ पर एक वो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो लाइन ले ली, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको पी, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो -4 और -4 है, और ये -2 और 4 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो ए पी है वो पी बी के इक्वल है, क्योंकि वो पी पॉइंट्स ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो दोनों में मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ x2 - x1 वाला। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ताकि ये जो रूट्स हैं मेरे वो कट हो जाएं। तो यहाँ आ गया मेरे पास x + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया y + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया -2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं यहाँ पर अपनी a + b के होल स्क्वायर की, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, देन a² + b²। अब यहाँ पर देखो माइनस का 2ab आएगी, लेकिन ऑलरेडी a भी मेरा माइनस में है, तो 2ab, देन a² + b² -2ab। ठीक है, x² से x² कट गया, y² से y² कट गया। और कुछ अगर कट हो रहा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक 16 से एक 16 कट कर दिया, तो मेरे पास बचा 16 प्लस का 8x प्लस का 8y यहाँ बचा, और 4 प्लस का 4x माइनस का 8y यहाँ बचा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 8 कॉमन ले लिया, तो 2 + 2x + 2y बचा, और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो 1 + 1x माइनस का 2y बचा। ठीक है, अब इस 4 को मैं इधर ले आई, वन एक्स लिखो या x लिखो, बात एक ही है। इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया, 2 को अंदर इंटू कर रही हूँ। बाकी सब टर्म्स को भी मैं इधर ही ले आई। तो 4 के साथ इसको सॉल्व किया तो 3 आया, 4x के साथ इसको सॉल्व किया तो प्लस का 3x आया, और प्लस का 6y आ गया। यहां से मैं 3 को कॉमन ले सकती हूँ, तो 1 + x + 2y आ जाएगा। 3 दूसरी साइड जाके 0 बन गया, तो x + 2y + 1 = 0 आया है। अब अपने ऑप्शंस को एक बार आप चेक करो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में 4y हमारा 2y आ रहा है। अच्छा, ठीक है, हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। जब हमने 8 कॉमन लिया ना, तो हमने यहाँ पर उसको 1 दिखाना था ना, 8 1 जा होगा ना, तो यहाँ तो 1x और 1y बचा। ठीक है ना, अब इसको अंदर आप इंटू करोगे यहाँ पर, तो एक बार इन स्टेप्स को हटा देते हैं। 2 को अंदर इंटू किया, 4 + 2x प्लस का 2y, 1 प्लस का x माइनस का 2y। अब मैं सारे टर्म्स को एक साइड पे ले आई, लेफ्ट साइड पे। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा मेरे पास, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। देन 2x माइनस का x प्लस का x बचेगा, 2y और 2y प्लस का 4y बचेगा। तो अब हम देख सकते हैं अपने ऑप्शंस यहाँ पर, तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर x प्लस का 4y प्लस का 3 = 0। एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस का 4y प्लस का 3 = 0, डी वाला हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द टर्म = 0 फॉर AP। आपको एक AP दे रखी है, उसमें कह रहा है जो टर्म होगी 0 के इक्वल वो कौन सी टर्म होगी, 10th 9th 27 या 3rd टर्म, आपको ये बताना है।
तो यहाँ पर जो एपी है 27, 24, 21 ऐसे दे रखी है, 27, 24, 21 दे रखी है। अब अगली आपको पता है 18 होगी, देन आपके पास 15, देन 12 होगा, देन 9, देन 6, देन 3, देन 0। काउंट कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मेरी जो 10th टर्म है वो क्या होगी, मेरी 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया 10। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया चैप्टर नंबर 5 का, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहां करना है 536 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है आपको, बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 268 आ जाएगा, देन 2 से डिवाइड किया 134, फिर हमने इसको क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो 667 आ गया। अब 67 तो प्राइम नंबर है तो 1, तो 3 बार 2 है और एक बार आपके पास है 67। तो आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं। तो 3 बार 2 आपके पास एक बार 67 आएगा, क्योंकि 67 मेरा प्राइम नंबर होता है, वो किसी और की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ ट्राइंगल XYZ is similar to triangle CBA and XZ upon CA is equal to 2/3, then the ratio of their corresponding altitude drawn from X and C to their opposite side is। कह रहा है आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं और दो साइड्स का रेशो आपको दे रखा है। आपको उन ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बनेंगे X और C से, आपको क्या करना है, उनकी रेशो बतानी है कि कितनी होगी। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, वो दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा X, Z और Y, दूसरा था C, B और A। मुझे रेशो दे रखी थी XZ अपॉन में CA, वो था 2/3। तो इसका मतलब ये 2 था और ये था 3। ठीक है, XZY ये वाला सिमिलर दे रखा है CBA के। मुझसे कह रहा था X से एक एल्टीट्यूड डालना है और C से एक एल्टीट्यूड डालना है उनके अपोजिट साइड पे, और मुझे इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पर रेशो बतानी है। ठीक है, अब याद रखो जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशोज जो हैं वो इक्वल होंगी ना। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वो उनकी जो साइड का रेशो है वो उसकी एल्टीट्यूड की रेशो के बराबर होता है। ये हमारे पास एक थ्योरम है। तो इसका मतलब मैं इसको नाम दे देती हूँ पहले m और n, तो फिर वो XM अपॉन में CN के बराबर होगा। अब ये मेरे को 2:3 दे रखा है, तो इसका मतलब जो इनकी रेशो आएगी वो भी कितनी आएगी, 2:3 ही आएगी उनके एल्टीट्यूड की भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज one card is drawn from a well shuffled deck of 52 card. The probability that the card will not be a face card। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फेस कार्ड नहीं होने चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि फेस कार्ड होते कितने हैं। तो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं। अब अगर मैं 52 में से 12 को ये हटा देती हूँ तो मेरे पास बचा 40। तो इसका मतलब 40 अपॉन में 52 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। इसको मैं कट कर सकती हूँ 4 की टेबल से। तो 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, 4 13 जा कितना हो जाएगा 52। तो आंसर आ गया सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। मैनी सॉल्यूशन के केस में था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सारी C1/C2, A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल होंगे। तो पहले हम इन दो इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मेरे पास है 6x माइनस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल्स टू में 0। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस py। अब देखो 4 वहां पर माइनस का है तो मैं इसको इधर ले आती हूँ।
मुझसे यहाँ पर क्या पूछ रहा था, वैल्यू ऑफ पी बताओ। तो मतलब 6/2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 3/p होगा और यहाँ पर 12/4 होगा, यही होगा। तो मैंने इसको इससे कट कर दिया, 3 आ गया, 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3/p, यहाँ से 3p इज इक्वल्स टू में -3 आ गया। तो मैंने यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई मेरे पास -1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल फ्रॉम द वर्ड एक्स कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है, इसमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है वॉवल की। तो वॉवल आपको पता है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम पहले इसमें ये देखते हैं कि ए ई आई ओ यू है कितने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ई आ रहा है एक, ओ ये रहा, यू, आई, ए, आई, ओ, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंदर टोटल 7 वॉवल्स हैं। ठीक है, और टोटली अगर आप लेटर्स काउंट करो तो कितने हैं, वो है 15 लेटर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/15। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास यहाँ पर, अगेन चैप्टर नंबर 7 का है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। एक लाइन सेगमेंट है, आपको उसका मिड पॉइंट बताना है, उसके एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो मिड पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही है ना फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 + -14/2 आ जाएगा और -3 + 11/2 आ जाएगा। तो ये हो गया 6 - 14/2, तो -8/2, आंसर आ गया -4। x की वैल्यू आ गई, सेम यहाँ पर ये लिया तो y की वैल्यू भी 4 आ गई। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। तो सिर्फ आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पर। इफ ट्राइंगल ए बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड एंगल ए इज 45, एंगल डी इज 55, देन द वैल्यू ऑफ ई इज। आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दो आपको सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं और आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं और एंगल ई की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले ना हम ऐसा करते हैं, ये दो ट्राइंगल्स को यहाँ पर बनाते हैं। तो एक ट्राइंगल था मेरे पास बी ए सी, तो बी ए सी। दूसरा ट्राइंगल था मेरे पास यहाँ पर डी ई एफ, जिसमें मुझे एंगल ए 45 दे रखा है और एंगल डी जो है वो 55 दे रखा है। अब देखो ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो एंगल बी भी 55 होगा क्योंकि एंगल डी 55 है, और एंगल ई जो है वो 45 होगा क्योंकि एंगल ए 45 है। तो मेरा आंसर आ जाएगा, एंगल ई मुझे निकालना था ना, तो 45 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है आपके पास, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का। अ सर्वर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर BC. To find the height of the tower, he measure angle A as 10A is equals to 3/4. The height of the tower is. कह रहा है यहाँ पर एक जना है, वो एक टावर से 40 मीटर की दूरी पे खड़ा है, जो टावर है वो है BC। अब उस टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। उन्होंने आपको एंगल A दे दिया है। कैसे दिया एंगल A? 10A इज इक्वल्स टू 3/4 के फॉर्म में। अब बताओ हाइट ऑफ द टावर होगी कितनी। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर वो फिगर बना लेते हैं। मैंने माना कि ये मेरा वो टावर है जो वो BC की वो बात कर रहा था, BC। ठीक है, वो 40 मीटर की दूरी पे यहाँ पर कहीं पर वो खड़ा होगा। ये बन गया एंगल A। मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो मेरा 10A है वो 3/4 है। और अगर मैं 10A देखूं तो वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वो हो जाएगा P/B इज इक्वल्स टू 3/4। P जो है वो हमेशा इस थीटा के सामने वाला होता है, तो वो हो जाएगा BC। बेस है CA, ये आ जाएगा 3/4। CA मुझे क्वेश्चन में गिवन है 40 और यहाँ आ गया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, BC मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर, तो 40 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, कट किया तो 10 आ गया, तो BC आ गया मेरे पास 30 मीटर। तो मतलब उस टावर की हाइट कितनी है, 30 मीटर है।
क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट D एंड C। कह रहा है रेशियो बताओ उस लाइन की जिसको P डिवाइड कर रही है और उसके एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। कि ध्यान रखना है जो ये P पॉइंट है ना ये डिवाइड कर रहा है, ये एंड पॉइंट नहीं है। तो एंड पॉइंट जो हमें दे रखे हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहली बात मैंने वो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, D और C था, P उसे डिवाइड कर रहा था। तो D के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन थे -4 और 3 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 2 और -4। जो डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट थे T और -2। मुझे रेशियो बतानी है तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट रेशियो भी K रेशियो 1, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ K माना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखा था x और y की वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 y1 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिमिलरली y का था। अब देखो यहाँ x की जगह पर t गिवन है और y की जगह -2 गिवन है, तो हम y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y वाला पता चला हमने क्यों लगाया, अगर हम x वाला लगाते तो उसमें पहले ही हमें एक तो रेशो नहीं पता और दूसरा फिर ये t भी नहीं पता होता, तो दो वैल्यूज एक इक्वेशन से कैसे निकाल पाते, इसलिए हमने y वाला लगाया। अब y की जगह मुझे -2 पता है, m1 मेरे पास k है, y2 -4 है, m2 1 है, y1 जो है वो 3 है और यहाँ आ जाएगा k + 1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, k + 1 को दूसरी साइड पे ले गई, यहाँ पर आ गया माइनस का 4k प्लस का 3, तो माइनस का 2k, 4k को इधर ले आई प्लस का हो गया और 2 को भी इधर ले गई तो ये प्लस का हो गया। तो यहाँ पर आ गया 2k इज इक्वल्स टू 5, के आ गया मेरे पास 5/2। इसका मतलब जो मेरी रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 5:2। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड। देखो कह रहा है आपने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है तो तीनों पे हेड आने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो ना तो टोटल आपके पास 8 आउटकम्स होते हैं और तीनों पे हेड सिर्फ एक ही बार आ सकता है, उसका फेवरेबल आउटकम 1 होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर 1/8 हो जाएगा। अगर ये प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए आया तो हम इसके आउटकम्स वगैरह करेंगे। वैसे हमने इस चैप्टर को सपोर्ट मटेरियल से पूरा कर रखा है, उसमें मैंने आपको सारा बता रखा है कि जब हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या आउटकम्स होते हैं, 2 कॉइन्स के क्या होते हैं। तो बस आप फिलहाल के लिए MCQ क्वेश्चंस के लिए इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस करें तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ साइन थीटा इज 1/3 देन 4 सेक थीटा इज इक्वल टू। आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है सॉरी, आपसे कह रहे हैं जो आपके पास साइन थीटा है वो है 1/3। अभी हमने जाना था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला से हम निकाल सकते हैं, ये मुझे दे रखा है क्या, P/H, और जो मेरे पास सेक थीटा होता है वो होता है मेरे पास ये H/B। तो मेरे पास B नहीं है, B मुझे चाहिए और वैसे भी मुझे 4 सेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले मैं क्या करती हूँ B निकाल लेती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H है मेरे पास 3, P है मेरे पास 1, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस का B स्क्वायर, तो 1 इधर आ गया 8 बन गया। जैसे ही B पे से स्क्वायर हटा इस पे रूट लग गया तो मेरी वैल्यू आ गई 2√2 B की। तो मैंने यहाँ से सेक थीटा निकाल लिया, H है 3, B है मेरे पास 2√2। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, 4 सेक थीटा की, तो इसको 4 से इंटू कर दिया, इसको इससे काट दिया, तो 3 2 जा 6 अपॉन में √2 हो गया। पर डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते, रैशनलाइज करेंगे, तो हमने यहाँ रैशनलाइज कर लिया, तो 6√2 अपॉन में 2 आ गया। फिर इसको इससे काटा तो मेरा आंसर आ गया 3√2। आंसर इज 3√2। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, यहाँ पर अगेन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर। कह रहा है अगर आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हो तो बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि
दोनों डाइस पे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आपको पता है जब भी हम 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उन्हें जानते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने 2 डाइस थ्रो किए तो या तो दोनों पे 1 1 आ सकता है, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। अब दूसरे वाला 2 1 वाली लाइन हो जाएगी, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। उसी तरीके से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। देन 4 की लाइन आएगी, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब दोनों पे प्राइम नंबर चाहिए तो 4 वाली लाइन नहीं हो सकती क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 वाली नहीं हो सकती, 1 वाली नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो 1 वाले तो सारे हट जाएंगे यहाँ से क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं होते हमारे। उसके बाद 2 2 ये एक प्राइम नंबर है, 2 3, 2 5, 4 वाली लाइन भी पूरी काट दो। उसके बाद 3 2 प्राइम नंबर है, 3 3 प्राइम नंबर है, 3 5 है, 6 वाली लाइन भी नहीं होगी, इसे भी काट दो। टोटल ये 36 हैं, आपने काउंट किया होगा तो 36 हैं ये। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है, फेवरेबल निकाल लेते हैं। अगेन 4 वाली लाइन तो पूरी कटी हुई है हमारे पास, 5 2, 5 3, 5 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं 9। तो आंसर आ गया 9/36। कट करोगे तो 1/4 आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर, ए पार्ट। क्लियर? अब जो क्वेश्चन 19 और 20 है वो आपको पता है असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप ये 9th क्लास में भी करके आए होंगे। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं और जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि असर्शन और रीज़न है तो दोनों ट्रू, बट जो रीज़न है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। थर्ड ऑप्शन में असर्शन तो ट्रू होता है बट रीज़न फॉल्स होता है। और फोर्थ ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होता है और रीज़न ट्रू होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 से। कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। 2 पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, आपसे कह रहे हैं इनके यूनिक सॉल्यूशन है। और दूसरा रीज़न है द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। जो ऊपर की इक्वेशन है वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बट यहाँ क्वाड्रेटिक दे रखी है तो हम इसलिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, यही होती थी। चलो चेक करते हैं क्या इनके सच में यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहले मैंने अपनी वो दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिखी, 3x - y + 1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 6x - 2y - 2 = 0। तो यूनिक की कंडीशन थी a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6 इज नॉट इक्वल टू -1/2। कट होके ये भी 1/2 आ रहा है, ये माइनस है, दोनों 1/2 आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं। बट यूनिक के केस में ये नॉट इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये तो पहले ही असर्शन ही गलत है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रीजन चेक करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज √3:1। देन एट दैट मोमेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शेडो इज 60 डिग्री। आपको ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है एक यहाँ पर कि वर्टिकल पोल की लेंथ और उसकी शेडो की रेशियो दे रखी है। तो कह रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जब हम देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं। उसके बाद रीजन आपको क्या कह रहे हैं, द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। क्या जो 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं? हाँ, वो तो इक्वल होते ही हैं, बट पहले असर्शन चेक करते हैं हम। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर दूँ
ये मेरा वो वर्टिकल पोल था, ये शेडो उसकी बन रही है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स मेरे इक्वल होते हैं। ये मुझे 1 दे रखा है। अब ये कंडीशन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैंने यहाँ लगा दिया 1060। परपेंडिकुलर है √3, बेस है 1, और 1060 की वैल्यू भी मेरे पास √3 ही होती है, तो बिल्कुल सही, सेटिस्फाइड हो रही है। तो असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, क्या हमेशा ऐसा होगा कि यहाँ पर 60-60 तो हो जाएंगे, पर ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड तो नहीं होगी। जो अभी सेटिस्फाइड हो गई, हर एक एंगल में तो नहीं सेटिस्फाइड होगी। तो दोनों चीज़ें ठीक ज़रूर है, असर्शन और रीज़न, बट रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे बी। क्लियर है? का सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम इसका सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स ईच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कह रहे इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 62, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज़ 147, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही AP के क्वेश्चन हैं, तो हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन समझते हैं। आपको कह रहे हैं AP की फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 12 है, लास्ट टर्म जो है वो 62 दे रखे हैं, और SN मतलब n टर्म्स का सम आपको दे रखा है 147 है। फाइनली आपको फाइंड क्या करना है, आपको n जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को हम, जो मुझे गिवन है एक बार मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरे पास यहाँ पर है 21, तो मेरे को A गिवन था यहाँ पर 12 है, L भी मुझे गिवन था यहाँ पर 62 है, और n टर्म्स का सम गिवन था 147 है। देखो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है SN का, वो होता है n/2 ब्रैकेट में होता है A प्लस का L। तो SN मुझे 147 गिवन है, n मुझे नहीं पता, A मुझे गिवन है 12 और L मुझे गिवन है 62। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 147 ऐसे ही रहने दो, ये हो गया n/2, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 7 74। आप चाहो तो इसको इससे कट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 आ गया। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 147 इज इक्वल्स टू 37 n हो गया। तो आप 147 से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 3.97 समथिंग आएगा, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, अप्रॉक्स करके 4 लिख सकती हूँ। तो फाइनली मेरी n की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। क्लियर? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया, बट सेम चैप्टर का दिया गया है। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ़ इन एन AP इफ़ SN इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP। आपको AP की 5 टर्म्स निकालनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक SN का जनरल फॉर्मूला दे रखा है, n ब्रैकेट में 2n-1, और 5 टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे चॉइस वाला क्वेश्चन। सबसे पहली बात, मुझे गिवन था SN इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 2n-1 है। देखो हमें पता है जो AN होता है वो क्या होता है, SN माइनस SN-1, यही होता है। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी, S2 माइनस S1 कर दूँगी, तो सेकेंड टर्म पता चल जाएगी कौन सी है मेरे पास, यही होगा। तो ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला है AN का। अब मैं पहले S वाली टर्म्स निकाल लेती हूँ। तो मैंने इस वाले फॉर्मूले में 1 रखा n की जगह, तो 1 2 ब्रैकेट में 1-1 हो गया, तो 1 2 - 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1, S1 आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ S2 निकाल लिया ऐसे ही, तो 2 ब्रैकेट में 2 × 2 -1 हो गया, तो 4 - 1 3 हो गया, आंसर आ गया 6 मेरे पास, S2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने S3 निकाल लिया यहाँ पर, तो 3 ब्रैकेट में 2 × में 3 -1 हो गया, तो 3 6 - 1 5 हो जाएगा अब यहाँ पर, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, S3 आ गया। ऐसे ही S4 निकाल लिया, 4 ब्रैकेट में 2 -4 -1 हो गया, 2 4 जा 8 -1 हो गया, 7 आ जाएगा, 7 4 जा 28 आ गया, S4। ऐसे ही मैंने यहाँ S5 निकाल दिया, तो 5 ब्रैकेट में 2 माइनस मल्टीप्लाई 5 -1, तो 10 - 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो S5 आ गया 45। ये तो मेरे S निकले हैं, मुझे A1 A2 A3 निकालने हैं। तो अब वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ देखो,
A1 जितना S1 है उतना ही रहेगा 1। A2 आप कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1 करके, तो इसका मतलब S2 आपने 6 निकाला था और ये 1 था, तो A2 5 आ गया। A3 आप कैसे निकालोगे यहाँ पर, S3 माइनस का S2 करके, इसका मतलब S3 आपका 15 है और S2 आपका 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 A3। A4 कैसे निकालोगे, S4 माइनस का S3 करके, तो S4 है 28 और S3 आपके पास 15, तो 13 आ जाएगा। देन A5 आप कैसे निकालोगे, S5 माइनस S4 करके, S5 है 45 और S4 है 28, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 17। तो आपको 5 टर्म्स निकालनी थी, A1 A2 A3 A4 A5, तो वो निकल गई। तो आप अपनी AP चाहो तो यहाँ पर एक बार लिख सकते हो। तो 1 5 9 13 और 17। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, इसके यूनिक सॉल्यूशन है, आपको m की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम अपनी इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन है मेरे पास x प्लस का 2y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, एक बार चेक कर लेते हैं। और फिर है दूसरी 2x माइनस का my प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होती है यूनिक के केस में, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो वो होती है मेरे पास A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। तो A1/A2 मतलब 1/2 नॉट इक्वल होगा किसके, 2 में माइनस m के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। तो m की कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस का 4 छोड़ के, तो m इज़ नॉट इक्वल टू -4 आ गया। तो ये आ गई आपके पास m की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। क्लियर है क्वेश्चन 22। चलिए क्वेश्चन 23 पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 ग्रीन 5 ब्लू एंड सम ब्लैक बॉल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल एट रैंडम इज 1/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम। कह रहा है एक बैग है, उसमें कुछ ग्रीन बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, आपको ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी पहले से दे रखी है, आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पर आपको ये नहीं पता उस बैग में ब्लैक बॉल है कितनी। तो पहले आप ब्लैक बॉल निकालोगे कितनी है, उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता होनी चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहली बात मेरे को यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी पता है, ग्रीन बॉल की। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर उसको रैंडमली कुछ भी मान लेती हूँ। तो लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू जेड। प्रोबेबिलिटी मुझे पता है ग्रीन बॉल की, तो ग्रीन बॉल मेरे पास है कितनी, 4 है ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल 4 है ना, क्योंकि उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ग्रीन बॉल की पता है 1/5 है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं जेड, 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, 4 में जेड। तो यहाँ से मैंने अपना जेड निकाल लिया, तो आ गया 20। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गई मेरे पास 20 आ गई। तो अब मैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स निकाल सकती हूँ यहाँ पर। तो वो कैसे निकलेगी, 20 में से मैं बाकी की जो बॉल्स हैं उन्हें माइनस कर देती हूँ, ग्रीन और ब्लू को। तो -4 -5 कर दिया, तो ब्लैक बॉल आ गई मेरे पास 11। ठीक है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है मुझे, ब्लैक बॉल की। तो 11/20। क्लियर। तो पहले हमको जब एक प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन हो तो आप उससे टोटल निकालो और उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो करो। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में आपसे क्या कह रहे हैं, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। कह रहे हैं 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 14 टाइम्स है उनके एचसीएफ के, एंड द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, और उन दोनों का सम मुझे दे रखा है 600 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 280 फाइंड द अदर। अब मुझे एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो एक रिलेशन दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम में, है ना, तो इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ।
मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट जो मेरा HCF है ना वो मेरे पास H है, तो LCM इसका 14 टाइम्स था, तो वो 14H हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ दे रखी थी, HCF प्लस LCM जो है इनका जो सम है वो मुझे 600 गिवन था, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये मुझे गिवन है। तो फिर मैं यहाँ लिख सकती हूँ H प्लस 14H इज इक्वल्स टू में 600, तो ये हो गया 15H इज इक्वल्स टू में 600। यहाँ से मैंने H निकाल लिया, 600 डिवाइडेड बाय 15, तो मेरा H आ गया 40। इसका मतलब मेरे पास HCF आ गया कितना, 40। LCM भी निकाल सकती हूँ अब मैं, 14 इंटू में H था तो 14 इंटू में 40, तो 560 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में मुझसे क्या कह रहा था, मुझे यहाँ पर 280 एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है। तो एक रिलेशन हम जानते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो ये मेरे पास 40 है, ये मेरे पास 560 है, और एक नंबर मुझे जो क्वेश्चन में गिवन था वो 280 है, दूसरा नंबर मुझे यहाँ B फाइंड करना है। तो 40 इंटू में 560 डिवाइडेड बाय 280 हो गया, इज इक्वल्स टू में B हो गया। 0 से 0 काट दिया, 4 से इसको काटा 7 पे, 7 से इसको काट दिया 80 पे, तो अदर नंबर मेरा यहाँ पर निकल गया जो मुझे फाइंड करना था, वो आ गया मेरे पास 80। क्लियर? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है ड्यूरिंग द सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन अ पैकेट ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन अ पैक ऑफ 32 ईच। सेल के टाइम पे क्या हुआ, जो कलर पेंसिल्स थी उन्हें बेचा गया 24 के पैक में बेचा गया, इन अ पैक ऑफ 24 ईच, और क्रेयॉन्स को भी बेचा गया। इफ़ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, अब आप चाहते हो दोनों के पूरे पूरे पैकेट्स लेना और सेम नंबर लेना चाहते हो पेंसिल के भी और क्रेयॉन के भी, जबकि एक पैकेट में पेंसिल तो 24 है और क्रेयॉन्स 32 है, बट आप सेम नंबर में लेना चाहते हो। हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तो आपको टोटल दोनों के कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि हम टोटल कितने पेंसिल और क्रेयॉन्स लें, वो दोनों इक्वल हो जाएं, कितने पैकेट ऐसे लें। तो लीस्ट लोगे, कम से कम में लोगे ना, तो इस केस में आपको इनका LCM निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस क्वेश्चन को, और वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास। वो कह रहा था पेंसिल जो है पर पैक है आपके पास 24, और जो क्रेयॉन्स है पर पैक वो है 32। तो हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 24 एंड 32। तो जब आप इनका LCM निकालोगे, फिर 2 की टेबल से दोनों नंबर जाते हैं, 12 पे जाता है, ये 16 पे जाता है। देन 2 की टेबल में 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा और 3 1 जा। तो जो इनका LCM आया 1 2 3 4 5 टाइम 2 और एक बार 3 आया, 3 4 5 इंटू में 3, तो कितना इनका LCM आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 32 को 3 से इंटू कर लो तो 96 आ रहा है। अब आपको ये बताना था कि आपको कितने पैक लेने हैं पेंसिल के और कितने पैक लेने हैं क्रेयॉन्स के। तो अब हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल, तो 94 को 24 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब आपको 4 पैकेट लेने पड़ेंगे। उसी तरीके से नंबर ऑफ पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स, तो कितना था, 32 था ना, तो इसको 32 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब इसके आपको 3 पैकेट लेने पड़ेंगे, तब जाके पेंसिल और क्रेयॉन्स जो है वो आपको इक्वल नंबर में मिलेगी। क्लियर हो गया? नाउ लास्ट क्वेश्चन देन सेक्शन B हमारा कंप्लीट। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहे हैं AP की कितनी टर्म्स हम लें कि उनका जो सम है वो कितना हो जाए, 78 हो जाए, और AP एक आपको दे रखी है। तो पहले AP यहाँ लिख लेते हैं,
AP में मुझे A दे रखा है 24 है, मैं यहाँ से D निकाल सकती हूँ A2 माइनस A1 करके, 21 माइनस का 24 करके, तो मेरे पास D आ जाएगा माइनस का 3। और SN मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 78 है, तो चलो फिर SN वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। n/2 ब्रैकेट में होता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। मुझे यहाँ पर n ही फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहे हैं, तो ये हो गया 78, ये मुझे नहीं पता। 2A मतलब 2 इंटू में 24, n माइनस 1 मुझे नहीं पता, D का मतलब -3 हो गया। ठीक है, तो 78 इज इक्वल्स टू n/2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना 48 माइनस का 3n और प्लस का 3 हो गया। इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जा सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पास n ऐसी है, तो ये 48 में मेरे पास 3 प्लस हुआ 51 माइनस का 3n हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और एक 15, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 51n माइनस का 3n स्क्वायर। क्लियर। अब आप चाहो तो यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 51 और वो दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 3 को कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास ब्रैकेट में बचा 17n और यहाँ पर बचा n स्क्वायर, और ये वाला 156 ऐसी है। अब इस 3 को यहाँ पर नीचे ले आई, तो ये हो गया माइनस का n स्क्वायर प्लस का 17n। 156 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 52 आ गया, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 17n ऐसी है। n स्क्वायर को इधर ले आई, 17n को भी इधर ले आई, 52 को यहीं रहने दिया, इजिकल टू में 0। देख लो ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप इसको सॉल्व। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके अंदर हम लगा देते हैं, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, 4ac, a तो वहाँ पर 1 ही है मेरे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, तो a तो 1 है, तो 17 प्लस माइनस 289 हो गया, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 ऐसी है। तो 17 प्लस माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, इसमें से 289 में से मेरे को 208 माइनस करने हैं, तो 81 बचा। 81 9 का स्क्वायर होता है, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ 9 लिख दिया। ठीक है, तो n एक बार आ गया मेरे पास 17 प्लस 9 अपॉन में 2, और एक बार मेरे पास आ गया 17 माइनस 9 अपॉन में 2। देखो आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि हमको क्वाड्रेटिक वाला ही मेथड लगाना है, तो मिडल टर्म लगाओ, क्वाड्रेटिक लगाओ, बात एक ही है, आंसर दोनों केस में आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 अपॉन में 2, तो n की वैल्यू आ गई 13, और यहाँ पर 17 में से जब 9 माइनस करोगे तो 8 अपॉन में 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। वो आपसे क्या कह रहा था यहाँ पर कि आपको कितनी टर्म्स लेनी है, हाउ मेनी टर्म्स, तो आप 3 ले लो या 4, दोनों केस में आपका जो सम है वो इक्वल आ रहा है। सो 4 और 13 आर द रिक्वायर्ड टर्म्स। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 जो कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन सी, इसमें 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच है, इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज आप अपना सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।